हाय, ऑनलाइन आ जाएंगे जल्दी से सभी लोग। फिर शुरू करते हैं आज की क्लासेस। पी ब्लॉक में फर्दर हमें आगे करना है, ठीक है। पी ब्लॉक में हमें आगे उसी में कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। आज थोड़ा काफ़ी आगे हम कर लेंगे, ठीक है। तो लिखना है आपको क्वेश्चन फॉर्म में। पहले हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लिखेंगे SF6 इज़ फॉर्म्ड, SF6 इज़ फॉर्म्ड, SF6 ऐसे लिखते हैं। बट OF6 इज नॉट, बट OF6 इज नॉट, बट OF6 डज नॉट, बट OF6 डज नॉट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन लिखना, ऑक्सीजन ओनली फॉर्म डाईफ्लोराइड, ऑक्सीजन ओनली फॉर्म डाईफ्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो था, दूसरा क्वेश्चन है ऑक्सीजन ओनली फॉर्म डाईफ्लोराइड एंड नॉट हेक्साफ्लोराइड, वाई, नॉट हेक्साफ्लोराइड, वाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, SF6 इज फॉर्म्ड बट OF6 डज नॉट, वाई। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर ये रहा। देखें आप, अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो इसकी वैलेंसी होती है 2 और 6, आप जानते हैं। जिसकी वैलेंसी लिखेंगे कन्फिगरेशन तो 2s2 और 2p4 होगा। डेट इज़ 2d नाम का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं सल्फ़र को लेके बात करूँगा तो लिखूँगा 2, 8 और 6, और इसके लिए मैं लिखूँगा नियॉन, आप जानते हैं। फिर लिखूँगा 3s2, 3p4 और 3d0। इसका मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ये नहीं है, इसके पास ये है। तो मैं लिखना है, रीजन क्या लिखना है, ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। क्लियर हो गया, आपने इसे कॉपी कर लिया होगा, ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। नेक्स्ट जरा लिखना है आपको क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखना है, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड इसका नाम है, ठीक है। SF4 इज हाइड्रोलाइज, SF4 इज हाइड्रोलाइज बट SF6 डज नॉट, बट SF6 डज नॉट, बट SF6 डज नॉट, ठीक है। और करके लिखना, और एक ही क्वेश्चन है ये, और करके लिखना SF6 इज केमिकली इनर्ट, SF6 इज केमिकली, SF6 इज केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट, INERT, इनर्ट, देखा आप लोगों ने। एज कंपेयर टू SF4, एज कंपेयर टू SF4 जस्टिफाई, एज कंपेयर टू SF4 जस्टिफाई, ठीक है। आंसर लिखना इसमें थोड़ा सा लिखना, इन SF4 लिखना, इन SF4 सल्फर हैज़ वैकेंट, इन SF4 सल्फर हैज़ वैकेंट d ऑर्बिटल, सल्फर हैज़ वैकेंट d ऑर्बिटल, whereas in SF6, whereas in SF6, whereas in SF6 it does not have, it does not have, it does not have, full stop लिखना, SF6 is, SF6 is more hindered, SF6 is more hindered as compared to SF4, as compared to SF4, hence it is more inert, hence it is more inert, hence it is more inert, hence it is more inert। आज की क्लास की हमारी हेडिंग है, अब लिखना है कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। पिछले क्लास में हमने सेलेनियम तक आपको थोड़ा समझाया था, सेलेनियम तक हमने बात किया था, उसी में आगे आज थोड़ा हम लिखेंगे कंपाउंड ऑफ हमारा क्या है, ऑक्सीजन। इसमें लिखेंगे पहला कंपाउंड का नाम है डाई ऑक्सीजन, फर्स्ट कंपाउंड का नाम है डाई ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मूला होता है O2। फर्स्ट कंपाउंड ये लिखना है आपको। ये जो भी रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं समझाना ये चाहता हूँ, क्लास 11 से आया हुआ है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन फटाफट एक कॉपी करना है आपको। इसी तरीके से KNO3 का रिएक्शन लिखेंगे तो बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है, KNO2 + O2। आपको एज इट इज ही कॉपी करना है। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा D ब्लॉक के कुछ मेटल ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ये D ब्लॉक से रिएक्शन कॉपी किया हुआ है। आपको कुछ भी कंटेंट
याद करने में दिक्कत नहीं होगा, कोई भी मुश्किल बात हम नहीं बोल रहे हैं जिसको आपको लेके परेशानी हो। इसी तरीके से कॉपर नाइट्रेट अगर हम ले लें, इसको हिट करें, Cu मतलब कॉपर होता है, तो ये बनाता है पहले तो कॉपर का ऑक्साइड प्लस बनाता है NO2 प्लस O2। ये जरा आपको कॉपी करना है, CO प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ पे थोड़ा एक लाइन लिख रहा हूँ, रेस्ट फ्रॉम NCERT। बाकी इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप NCERT पढ़ लेना, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको लिखवा दिया। रेस्ट फ्रॉम NCERT यानी बचा हुआ जो है NCERT से आप देख लेंगे, ठीक है। सेकंड लिखेंगे, ये तो पहले हमारा था डाई ऑक्सीजन, सेकंड लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रफ कर रहा हूँ। ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन लिखा आप लोगों ने, ऑक्साइड सेकंड हमारी हेडिंग है ऑक्साइड, इसको रफ कर रहा हूँ। सेकंड हमारी हेडिंग है ऑक्साइड। जरा मैं आपको ऑक्साइड भी जरा समझाता हूँ, देखिए हम, ठीक है। ऑक्साइड किसे कहते हैं? जब भी किसी मेटल से, जरा प्लीज़ यहाँ देखें, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो ऑक्साइड बनता है उसका नाम होता है मेटालिक ऑक्साइड। जो नेचर में कैसा होता है? बेसिक ऑक्साइड। जो नेचर में कैसा होता है? बेसिक ऑक्साइड। जब भी कोई एक नॉन मेटल रिएक्ट करता है, नॉन मेटल यहाँ लिखा हुआ है, नॉन मेटल रिएक्ट करता है O2 के साथ, तो ये बनाता है यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कैसा बनाता है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। यानी एसिडिक ऑक्साइड ये लिखा हुआ है। ये जो ऑक्साइड होते हैं ना, 4 तरीके के हैं। ऑक्साइड का जो टाइप है, इसका जो टाइप्स है वो कितने तरीके का है? 4 तरीके का है। पहला अगर ऑक्साइड के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट ऑक्साइड ले लेते हैं, एसिडिक। एसिडिक ऑक्साइड मैंने भी बताया, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? यहाँ लिखा हुआ है, देख लें आप। एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल ये लिख सकते हैं, देख लो ये सब कैसे हैं? ऑक्साइड बनाएंगे। और क्या लिख सकते हैं? NO2। ये सब कैसे हैं? नॉन मेटल के साथ। दूसरा अगर हम बात करें तो कौन होता है? बेसिक ऑक्साइड। ज़रा देखो दूसरा कौन सा है? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड का मतलब कौन सा हो गया? Na2, जैसे क्या हो गया? K2O, कुछ भी लिख सकते हैं ना, समझ पा रहे हैं ना? CaO, CuO। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सब मेटल के ऑक्साइड है। सब कैसे हैं? मेटल के ऑक्साइड है। तो दूसरा जरा ये कॉपी कर लेंगे। इसके थर्ड आप लिखेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। थर्ड हमें लिखना है न्यूट्रल ऑक्साइड। थर्ड हमें लिखना है न्यूट्रल ऑक्साइड। अगर न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो उसमें थोड़ा एक लाइन लिख लेना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉन मेटालिक ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉन मेटालिक ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जांपल ये लिखो N2O, NO, ये सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। जल्दी से जरा कॉपी कर लें, मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड है। जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लेंगे। और लास्ट लिखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिखेंगे। दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल। दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे Al2O3, जैसे Ga2O3। दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, देखें जरा साहब, इसके लिए कैसे हम थोड़ा सा कंटेंट देखेंगे, थोड़ा देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए याद रखेंगे बेसन गाल जीभ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसन गाल जीभ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे जरा सा देखना है, यहाँ लिखा हुआ है बेसन तो BESN, यहाँ लिखा हुआ है GAL गाल, इनको जोड़ोगे गाल बना बेसन। यहाँ लिखा हुआ है जीभ ZN, ठीक है, जिंग, और पर यहाँ पे लिखेंगे PB। ठीक है, ये सारे ऑक्साइड्स जैसे आप देखना चाहते हो तो ये देखो ZNO HCl के साथ भी रिएक्ट करता है, आपने D ब्लॉक देखा होगा। और ZNO किसके साथ करता है? NOH के साथ भी रिएक्शन करता है। तो ये हुआ बेस और ये हुआ एसिड। मैं आगे रिएक्शन नहीं लिखूंगा, आपने डी ब्लॉक में पढ़ लिया, तो हम बस इतना समझाना चाह रहे थे कि Zn नाम का एक एलिमेंट दोनों साइड में रिएक्ट कर रहा है। तो कौन कौन सा एलिमेंट है, प्रीवियस इसमें क्वेश्चन आए हुए, इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इनमें से कौन कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। बेसन गाल जीभ पे लास्ट ईयर अगर आप 10 सालों का ट्रेंड देखेंगे, जेई मेंस का, एडवांस का और नीट का, तो यहाँ से 3-4 बार क्वेश्चन आ रखा है, इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आ रखा है। तो इन सारे ऑक्साइडों में एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखेंगे बेसन गाल जीभ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, इसको ज़रा रफ कर रहा हूँ। फिर ज़रा एक कंसेप्ट आप देखें, हमने ये कंसेप्ट जो डी ब्लॉक में भी पढ़ा है, दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है
उसकी एसिडिटी बढ़ती है। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसकी एसिडिटी बढ़ती है, तो ये लिखना है आपको, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो, चलो ये देखो SO2, ये देखो SO3, ये देखो SO3, तो ये होगा। चलो अब देखो HNO2, HNO3, तो ये होगा, ये +3 में है, ये +5 में है। आपको याद होगा ग्रुप 15 पिछले क्लास में मैंने रिपीट किया था, तो ग्रुप 15 में +3 अस के लिए होता है और +5 इक के लिए होता है। ये यहाँ पे +4 में है, ये हमारा +6 में है। अब देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने लिखा है, इसको रफ कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया हमने। एक बोर्ड का क्वेश्चन जो है उसको जरा सा हम लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जरा सा देखें। ये बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, सभी बच्चे जरा देखें। ये बोर्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछा हुआ है, तो इसको जरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर होगा Cl2O3, यहाँ पर होगा ClO2। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे बनेगा Cl2O4। जरा यहाँ पे देखना प्लीज़, Cl2O5 लिख लेते हैं, सॉरी, और लास्ट लिख लेते हैं Cl2O7। ये जरा सा लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर में लिख दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। ऑक्सीडेशन स्टेट किसके ऑर्डर में चल रहा है? एसिडिटी के ऑर्डर में, एसिडिटी के ऑर्डर में। क्लियर हो गया? समझ गए? सभी बच्चे कर लेंगे। फर्स्ट कंपाउंड हमारा क्या था? ऑक्सीजन का डाइनाइट्रोजन। फिर उसके बाद हमने उसी में लिखा था डाइनाइट्रोजन के साथ क्या? ऑक्साइड। अब लिखेंगे इसके बाद थर्ड लिखना है आपको ओजोन। थर्ड आपको लिखना है ओजोन। थर्ड क्या है? ओजोन। ओजोन के बारे में देखो आप जरा सा, ओजोन क्या है? ओजोन आपको लिखना है O3। ओजोन में थोड़ा सा लिखेंगे इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई पेइंग, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई पेइंग, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई पेइंग, PAYING, पेइंग साइलेंट, पेइंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिखा आप लोगों ने। थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू ऑक्सीजन, ये लिखना है वहाँ पे आपको, थ्रू ऑक्सीजन। जल्दी ज़रा इसे कॉपी करेंगे, एक बार ज़रा इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आसान है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन वाला फैमिली थोड़ा सा बड़ा था। इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिडिक नेचर, थर्मो लिखा था हमने, थर्मो वहाँ पे देखना आप पिछले क्लास में, वहाँ पे लिखा हुआ थर्मोडायनेमिक नेचर या एसिडिक नेचर लिखा होगा, और थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह लिखा होगा, वो सब इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। किसमें? ग्रुप 16 में, ठीक है। आगे बढ़े, लिखना इसके बाद प्रॉपर्टीज़, इसके बाद लिखना आपको प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे किसकी प्रॉपर्टी? ओजोन की, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन लिखना है, ऐसे लिखना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन लिखना। इसमें पहली प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। लिखेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ओजोन बिहेव एज, ओजोन एक्ट एज, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन बिहेव एज या एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बिहेव एज या एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा सभी बच्चों को जरा ये कॉपी करना है, ठीक है। आई नेगेटिव, जरा यहाँ पे देखो, प्लस वाटर, आई नेगेटिव प्लस वाटर लिखा हुआ है H2O, आई नेगेटिव प्लस वाटर, यहाँ देखो सभी लोग, और प्लस ओजोन। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनाता है यहाँ पे I2 प्लस O2, I2 प्लस O2। बाकी जो अच्छा बचा हुआ अमाउंट है लिख देना, ये 2H नेगेटिव, ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे ओजोन, सेकंड पॉइंट लिखना ओजोन when react with iodide, ozone when react with iodide, ozone when react with iodide ion, iodide ion, it produce iodine, it produce iodine which when paired, which when paired, which when paired through starch solution, through starch solution। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये हमने कई बार देख रखा है, दोबारा हम आपको लिखवा रहे हैं। व्हेन स्टार्च सॉल्यूशन लिखा आप लोगों ने, स्टार्च सॉल्यूशन टर्न इनटू, TURN, टर्न इनटू ब्लू, टर्न इनटू ब्लू, टर्न इट लिखा आप लोगों, सॉरी टर्न इट ब्लू ऐसे लिखना, टर्न इट ब्लू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
मैं समझाना ये चाह रहा था, जरा प्लीज़ यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कहीं स्टार्च पड़ा हुआ है, जरा देखें, ये कहीं स्टार्च है, ये कहीं क्या है, स्टार्च है, और इस पर आपने I2 का पाउडर डाल दिया, ठीक है, I2 का पाउडर डाल दोगे तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, ब्लू सॉल्यूशन। तो बेसिकली मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इसका यूज़ क्या होता है, यहाँ पे ज़रा लिख देता हूँ यूज़ क्या है। पहला तो बुक्स में ऐसा लिखा होगा टेस्ट ऑफ आयोडीन, टेस्ट ऑफ आयोडीन, दूसरा है टेस्ट ऑफ स्टार्च, दोनों एक ही बात है, जो अच्छा लगे लिख लेना, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, टेस्ट ऑफ स्टार्च और टेस्ट ऑफ लिखा आप लोगों ने आयोडीन, बोथ आर द सेम। इसको ज़रा कॉपी कर लेंगे, जल्दी से ज़रा इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना है इसके बाद, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखेंगे नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज टू देयर corresponding oxy acid, to their corresponding oxy acids, corresponding oxy acid। सभी बच्चे यहाँ पर देखें, अगर मैं ऑक्सी एसिड के बारे में बात करूँगा तो इसका ऑक्सी एसिड ये है HiO3, ऑक्सी एसिड पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया। चलो इसको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे P4 ले लो, चलो P4 के बाद यहाँ पे क्या किया हमने, O3 और H2O, आपको याद होगा H3PO4, ये कैसा है, एक ऑक्सी एसिड है जिसको हमने पिछले क्लास में इंट्रोड्यूस कर लिया है, क्लियर हो पा रहा होगा। इसी तरीके से किसी बच्चे ने यहाँ पे सल्फ़र ले लिया, ओजोन ले लिया और वाटर ले लिया, तो ये यहाँ पे बनाता है H2SO4, जो ये भी एक ऑक्सी एसिड है। H2SO4 भी क्या है, ऑक्सी एसिड है। ये जरा आपको वहाँ कॉपी करना है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना है, अगली प्रॉपर्टी, ओजोन कन्वर्ट या ओजोन ऑक्सीडाइज, ऐसे लिखना, ओजोन ऑक्सीडाइज NO2 कन्वर्ट ओजोन ठीक है। क्या लिखा आप लोगों ने, ऐसे लिखना, ओजोन कन्वर्ट NO2 TO लिखना, NO, फिर ऐसे लिखना NO2, जरा प्लीज यहाँ देखो, NO2 N2O2 प्लस O2, N2O2 प्लस O2, ये लाइन लिखना, N2O2 प्लस O2, ठीक है। फिर लिखना, दिस रिएक्शन इज द मेन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज द मेन रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लेशन, for ozone depletion, DEPLATION, for ozone depletion, for ozone depletion from the exhausted of या exhaust of supersonic jet plane। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके नीचे भी अंडरलाइन करना है आपको, थोड़ा सा ये NCERT के साथ पढ़ना है, ये भी आपको अंडरलाइन करना है और NCERT के साथ पढ़ना है। जब मैं कोई टॉपिक बोलूँगा NCERT से पढ़ना है तो आपको NCERT भी रेफरेंस में लेना है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखना है, अगेन ओजोन में ही लिखना है अगला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, ओजोनाइड के नीचे अंडरलाइन करना है। इसको तो करीबन हम 20 बार पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड व्हेन, ओजोनाइड ऐसे लिखते हैं। बच्चे ने पूछा ओजोनाइड क्या होता है सर, बताता हूँ यार, आप लोग परेशान ना हो। Formation of ozonide when ozone react with unsaturated system like alkene alkyne, ozonide are formed, ठीक है। यहाँ देखो प्लीज़ जरा सभी बच्चे देखें, ओजोन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो होता क्या है, ये ओजोन जो है बेसिकली इनके साथ कंबाइन करके ऐसा रिएक्शन बना लेता है। सभी बच्चे जरा देखें, 2 ऑक्सीजन इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाता है और 1 ऑक्सीजन ऊपर जुड़ जाता है। बुक्स में, कई बुक्स में इसको नाम जरा से देखें, झोंपड़ी रिएक्शन भी होगा, ठीक है। तो झोंपड़ी आप जानते हैं ना, हट रिएक्शन भी लिखा रहता है। हट मतलब झोंपड़ी होता है, तो मैंने झोंपड़ी क्यों बोला, क्योंकि बुक्स में JHOPRD ऐसे लिखा रहता है, बुक्स में क्या लिखा होगा, झोंपड़ी रिएक्शन, ठीक है। अभी कहाँ से बना, कैसे बना, हम एल्कीन पढ़ने वाले हैं, आप जानते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। अभी बस हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एल्किन कायदे से 11th में है, लेकिन वो रियल बुक्स में जो होना चाहिए था वो 12th में होना चाहिए था। जब हम इस टॉपिक को वहाँ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। समझ गए आप? ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसको। एक क्वेश्चन जरा मैं बोलता हूँ, इसको घर से आपको करके लाना है, गूगल से ढूंढ ढूंढ के लिखना। हाउ इज़ O3, हाउ इज़ ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, लिखना आपको। हाउ इज़ ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग हेडिंग करेंगे सल्फर। नेक्स्ट इसके बाद हमारी हेडिंग है सल्फर। ठीक है, सल्फर में आपको लिखना है सल्फर एग्जिस्ट इन, सल्फर एग्जिस्ट इन, ठीक है, सल्फर एग्जिस्ट इन, एग्जिस्ट इन, यहाँ पर देखो अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर का बुक्स में जरा देखो, सभी बच्चे देखेंगे रोम्बिक नाम होता है, रोम्बिक। और दूसरे वाले का नाम जरा प्लीज़ यहाँ देखेंगे बीटा सल्फर होता है। दूसरे वाले का क्या नाम है? बीटा सल्फर। और बीटा सल्फर का नाम बुक्स में लिखा होगा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। तो थोड़ा ये लिखना है, सल्फर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म अल्फा एंड बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर का नाम क्या है? रोम्बिक, और इसका क्या नाम है? मोनोक्लिनिक। एक बार जरा आपको याद होगा सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था रोम्बोहाइड्रल, आप जाके देखेंगे मोनोक्लिनिक, वहाँ पे हमने पढ़ा होगा रोम्बिक, सॉलिड स्टेट में पढ़ा था। यही वर्ड को वहाँ पे डिफाइन किया होगा। जब आप सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी में प्रोफीडिंग करेंगे ना, ये वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? फिर लिखना आपको इसी में एट रूम टेम्परेचर, थोड़ा लिखेंगे एट रूम टेम्परेचर अल्फा सल्फर इज मोर स्टेबल, अल्फा सल्फर इज मोर स्टेबल, अल्फा सल्फर इज मोर स्टेबल। फिर लिखना उसी में लिखना फुल स्टॉप बाद, बोथ आर सॉल्युबल इन CH2, बोथ आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, बोथ आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। फिर लिखना अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर ट्रांसफॉर्मेशन टू बीटा सल्फर, अल्फा सल्फर ट्रांसफॉर्मेशन टू बीटा सल्फर, टू बीटा सल्फर व्हेन हीटेड एट, व्हेन हीटेड एट, when heated above 369 Kelvin लिखना, when heated above 369 Kelvin, 369 Kelvin। ठीक है, ये लिखना है वहाँ पे जरा सा। ये स्ट्रक्चर जरा जल्दी से दोबारा ड्रॉ करना है आपको, ये जरा से जल्दी से ड्रॉ करना है। फिर लिखना उसी में लिखना एट 369 Kelvin, एट 369, यहाँ लिखा हुआ 369 Kelvin, both formed are stable, both form are stable, both form are stable, both form are stable, and both are exist, and both are exist, and both are exist। ठीक है, फुल स्टॉप पे लिखना, इसी में ब्रैकेट में लिखना इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। फुल स्टॉप पे लिखना, फुल स्टॉप लिखना बिलो 369 Kelvin, बिलो 369 Kelvin अल्फा इज स्टेबल, बिलो 369 Kelvin अल्फा इज स्टेबल, एंड अबव 369 Kelvin, एंड अबव 369 Kelvin बीटा सल्फर इज मोर स्टेबल, बीटा सल्फर इज मोर स्टेबल, बीटा सल्फर इज मोर स्टेबल। फिर लिखना सल्फर, फिर फुल स्टॉप पर लिखना आगे ना अगला पॉइंट आपको, सल्फर कैन ऑल्सो एग्जिस्ट, सल्फर कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन साइक्लो S6, इन साइक्लो S6 फॉर्म, सल्फर कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन, लिखा आप लोगों ने साइक्लो S6 फॉर्म, एंड shape will be chair form, and shape SHAP, shape will be chair form, and shape will be chair form, shape will be chair form। फुल स्टॉप पे लिखेंगे पैराग्राफ जरा चेंज करके, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर इट कैन एग्जिस्ट, एट हाई टेम्परेचर इट कैन एग्जिस्ट एज अ डाइएटॉमिक, it can exist as a diatomic molecule, diatomic molecule that is S2, सल्फर में 2 लिखना है, S2, that is S2 which is paramagnetic in nature, which is paramagnetic in nature, which is paramagnetic in nature, full stop। फिर नेक्स्ट हमारी मेन हेडिंग को लिखना अब कंपाउंड ऑफ सल्फर, हमारी मेन अब हेडिंग है कंपाउंड ऑफ सल्फर।
कंपाउंड ऑफ सल्फर, उसमें सबसे पहला कंपाउंड लिखेंगे हाइड्रोजन, प्लीज जरा यहाँ देखेंगे, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड H2S, ये जरा लिखेंगे, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, सॉरी थोड़ा ये लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ठीक है, हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट प्रिपरेशन। सभी बच्चे जरा देखें प्रिपरेशन, आपको याद होगा डी एंड एफ ब्लॉक में हमने ये रिएक्शन किया था। सभी बच्चे जरा देखें डी एंड एफ ब्लॉक में ये रिएक्शन हमने किया है। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक में ये रिएक्शन हमने किया था और ये बनाता है FeSO4 प्लस यहाँ बनाता है H2S। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखेंगे। मैं रिपीट क्यों करता हूँ, ये यहाँ पढ़ाया था ताकि आपको समझ में आए कि ज़्यादा रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे H2S कैसा महकता है, सड़ा हुआ अंडे की तरीके से, तो लिखेंगे इट इज़ अ कलरलेस पॉइजनस गैस, इट इज़ अ कलरलेस पॉइजनस गैस विद रॉटन एग स्मेल, इट इज़ अ कलरलेस पॉइजनस गैस विद रॉटन एग स्मेल, इट इज़ अ कलरलेस पॉइजनस गैस विद रॉटन एग स्मेल। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी लिखा। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला था, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बोला इट इज़ अ कलरलेस पॉइजनस गैस, इट इज़ अ कलरलेस पॉइजनस गैस विद रॉटन एग स्मेल, विद रॉटन एग स्मेल, विद रॉटन एग स्मेल, फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट लिखना आपको, इट बर्न इन एयर, इट बर्न इन एयर विद ब्लू फ्लेम, विद ब्लू फ्लेम, विद ब्लू फ्लेम। फिर ये रिएक्शन वहाँ लिखनी है, सेकंड रिएक्शन जो हमने लिखी है ये रिएक्शन आपको लिखनी है। ठीक है, ये लिखनी है रिएक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, सेकंड पॉइंट ये था, थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे रिड्यूसिंग नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे रिड्यूसिंग नेचर, लिखेंगे H2S ऑन डिकम्पोजिशन, H2S ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स हाइड्रोजन, गिव्स हाइड्रोजन and it can act as reducing agent, and it can act as reducing agent on reaction with an oxidizing agent, on reaction with an oxidizing agent, and itself get oxidized to colloidal sulfur, and itself get oxidized to colloidal sulfur। लिखा आप लोगों ने? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सभी बच्चे देखें यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट बनेगा जो हमारे काम का नहीं है, प्लस यहाँ पे सल्फ़र बनेगा। इस सल्फ़र का नाम है कोलाइडल सल्फ़र। ये जो रिएक्शन अभी हमने लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th JEE और नीट में कंटिन्यू ये 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से तैयार करना है। अगला पॉइंट लिखना है, मतलब अगली प्रॉपर्टी है इट रिड्यूस। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने? अगला पॉइंट लिखना इट रिड्यूस। उसके अंदर देखो जरा सा, मैं 3-4 रिएक्शन लिखूंगा। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है Fe3+ टू Fe2+। यहाँ बोर्ड पे जरा सभी बच्चों को देखना है, ये सारे रिएक्शंस हम लोग डी ब्लॉक में कर लिए हैं। ये H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे देखते चलो जरा सा, तो यहाँ पे बनता है FeCl2 प्लस H2S प्लस S। ये जो ऊपर हमने कोलाइडल सल्फर लिखा था वही वाला एग्जाम्पल चल रहा है। ऊपर में हमने कोलाइडल सल्फर लिखा था, वही रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। बी पॉइंट हम जरा से देखो यहाँ पे लिख सकते हैं H2O2, टू क्या बनेगा H2O, यहाँ पे लिखा हुआ है H2O2 प्लस H2S गिव्स, यहाँ पे सभी बच्चे देख लें क्या बनेगा H2 प्लस जो बचा हुआ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस H2O प्लस S लिख देना, H2O प्लस S। ये लिखेंगे, जल्दी से कॉपी करना है आपको, जल्दी से ज़रा कॉपी करेंगे। ठीक है, हो गया। अगला लिखना सी में, सी जरा से लिखना, सी में ऐसे लिखना इट रिड्यूस। सी जो हम लिख रहे हैं बेसिकली सी पॉइंट में लिखना इट रिड्यूस MnO4 नेगेटिव टू Mn2+। आपको याद होगा सभी बच्चों को डी ब्लॉक में इसको हमने किया था
और मैंने आपको बताया था जैसे इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनता है Mn2+ में, जिसका हमने बोला था बैन 153, आपको याद हो क्या लिखा था हमने, बैन 153। ज़रा से आपको कॉपी करना है और डी लिखना है लास्ट, इट रिड्यूस HNO3 टू HNO2। डी के बारे में हम लिखेंगे केवल इतना ही, ठीक है, इट रिड्यूस HNO3 टू HNO2। कॉपी करना है ज़रा जल्दी से, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी लिखना है एसिडिक नेचर। अगला प्रॉपर्टी लिखेंगे एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में लिखेंगे H2S लिखना, H2S इज़ अ वीक डाई बेसिक एसिड। H2S इज़ अ वीक डाई बेसिक एसिड, वीक डाई बेसिक एसिड। ये लिखा हुआ है H2S, जरा से देखो H प्लस ये किसमें ब्रेक करेगा, HS-। यहाँ पे कोई K1 होगा, K1 इसका अगर आप मेरे से पूछोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपको पता है माइनस डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। K इक्वल टू होता है, आपको याद होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपको याद होगा डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। HS- के बारे में अगर हम बात करें तो किसमें ब्रेक करता है, H+ और S-2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो चलो देखो H+ S-2 का कंसंट्रेशन और नीचे क्या होगा, HS- कंसंट्रेशन। ये हमने कहाँ पढ़ा है, आयनिक इक्विलिब्रियम से हमने कॉपी किया था। कहाँ पढ़ा है, आयनिक इक्विलिब्रियम। मैंने या आपने जहाँ भी पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। ये जरा आपको कॉपी करना है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी लिखना है एक्शन ऑन सॉल्ट। एक्शन ऑन सॉल्ट लिखेंगे इसमें व्हेन H2S इज पास्ड, व्हेन H2S इज पास्ड थ्रू सॉल्ट, व्हेन H2S इज पास्ड थ्रू सॉल्ट, through salt solution of metal sulfide are precipitate depending on the medium of solution, depending on the medium of the solution। एक्शन ऑफ सॉल्ट एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमने लिखा है ये सारी बातें, ठीक है। क्या लिखा हमने, व्हेन H2S इज पास्ड थ्रू, लिखा हमने व्हेन H2S इज पास्ड थ्रू, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल सल्फाइड आर प्रेसिपिटेट फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑफ द सॉल्यूशन। उसमें लिखना है केस 1, इसमें क्या लिखेंगे, केस 1 लिखना है सॉल्यूशन विच आर प्रेसिपिटेट इन एसिडिक मीडियम, सॉल्यूशन विच आर प्रेसिपिटेट इन एसिडिक मीडियम, सॉल्यूशन विच आर प्रेसिपिटेट इन एसिडिक मीडियम, जिसमें ये लिखना है आपको HGS, PV गिब्स, PVS जरा सभी बच्चों को लिखना है, CU गिब्स, CUS, BI गिब्स, Bi2S3, CD गिब्स, CDS, फिर लिखना SN गिब्स, SNS या लिखना SNH2, SNS या SNH2, SB गिब्स, SB2S3, SB गिब्स, SB2S3, फिर लिखना AS के बारे में भी, AS गिब्स, AS2S3, ये लिखना है, ठीक है। फिर लिखना HGS, PVS and Bi2S3, HGS, PVS and Bi2S3, ठीक है। HGS, PVS and Bi2S3 are insoluble in YAS, are insoluble in YAS कैपिटल लेटर में लिखना YAS, उसका नाम है येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड। YAS का फुल फॉर्म क्या होता है, येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड। क्लियर हो गया। फिर लिखना है इसके बाद अगला पॉइंट, नहीं इसी में लिखना, थोड़ा एक लाइन और लिखना, रेस्ट ऑल आर सॉल्युबल इन YAS, रेस्ट ऑल आर सॉल्युबल इन YAS, येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड लिख दिया आप लोगों ने। केस 2 लिखना सल्फाइड विच आर प्रेसिपिटेट इन बेसिक मीडियम, सल्फाइड विच आर प्रेसिपिटेट इन बेसिक मीडियम, सल्फाइड विच आर प्रेसिपिटेट इन बेसिक मीडियम। उसमें ये लिखना है कौन कौन से बेसिक मीडियम में होते हैं, तो ये सब लिखने हैं, सल्फाइड विच आर प्रेसिपिटेट इन बेसिक मीडियम, ये लिखना है आपको जल्दी से, ZN गिब्स, ZNS, MN गिब्स,
गिव्स MnS। इनके कलर थोड़ा हमें याद रखना है, Mn का कलर थोड़ा हमें याद रखना है। Mn का कलर पिंक होता है, पफ या पिंक हमने पढ़ लिया है पिछले क्लास में, कहाँ पढ़ा है, D&F ब्लॉक में। इसका कलर कैसा होता है, वाइट। इसका कलर कैसा है, वाइट। जरा देख लें, कोबाल्ट का कलर कैसा होता है, ब्लैक। ठीक है, ये जरा आपको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर, थोड़ा अगला पॉइंट देखते हैं, स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करेंगे। तो H2S का जो स्ट्रक्चर बनता है ऐसे बनेगा, S लोन पेयर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। सभी बच्चे जरा सा देखें क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। देखो यहाँ पे sp3, एंगल कितना होगा 92.5 डिग्री। शेप कैसा होगा, बेंट। टाइप कैसा होगा, 2 बॉन्ड पेयर AB2 और 2 लोन पेयर है इसमें, L2, AB2 L2। A मतलब सेंट्रल एटम, B का मतलब 2 बॉन्डेड पेयर, B का मतलब बॉन्डेड पेयर और L का मतलब लोन पेयर। क्लियर हो गया, इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लेंगे। तो पहले कंपाउंड का नाम था, आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड, डेट इज H2S नाम था। सेकंड कंपाउंड का नाम लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड कंपाउंड लिखेंगे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड कंपाउंड का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। लिखेंगे इसमें सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता होगा, तो पहले लिखेंगे प्रिपरेशन में लिखना है। ये जो भी लास्ट की लाइन हमने लिखा है, एक्शन ऑन सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन ऑन सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे JEE एडवांस में और क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद हमने रिड्यूसिंग नेचर में हमने जो लाइन लिखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से पढ़ लेंगे। रिड्यूसिंग नेचर, एक्शन ऑन सॉल्ट, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसको पढ़ लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड में कैसे बनता होगा, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बर्निंग सल्फर इन एयर, बर्निंग सल्फर इन एयर, ये लिखना है आपको, ये रिएक्शन लिखना है आपको वहाँ पे। सेकंड पॉइंट लिखना है बाय रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सल्फाइड लिखा आप लोगों ने, बाय रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, ये लिखना है वहाँ पे। H2O प्लस SO2, ये सल्फाइड है। बाइसल्फाइड इसे बोलते हैं, जरा सा देखिए आप, बाइसल्फाइड किसे बोलते हैं, जब किसी एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन आ जाए ना तो उसको नाम लिखने के लिए हम बाई यूज़ करते हैं पहले। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन आ गया है तो लिखेंगे बाइसल्फाइड। इसमें अगर हम HCl का रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, ये आपको जरा कॉपी करना है, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लीजिए, सभी बच्चों को जरा से कॉपी करना है। ठीक है, और SO2 की कुछ क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जरा सो देखते हैं। तो लिखना है प्रॉपर्टी ऑफ SO2। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखना है SO2 गैस, लिखना है आपको SO2 गैस। ठीक है, SO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, SO2 gas is passed through lime water. The solution turns milky. फुल स्टॉप पे लिखना। ठीक है, लिखा आप लोगों ने मिल्की पे लिखना। द मिल्कीनेस disappear when SO2 is passed through, when SO2 is passed in excess due to formation of लिखा आप लोगों ने ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड। ये जरा वहाँ पे कॉपी करना है आपको रिएक्शन, जल्दी से रिएक्शन लिखना है आपको वहाँ पे। जो फर्स्ट लाइन में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट लिखना है रिएक्शन विद Cl, सेकंड पॉइंट है रिडक्शन विद Cl। ये लिख लिया आप लोगों ने, लिखना है इसका सेकंड प्रॉपर्टी रिडक्शन विद Cl। इसमें लिखेंगे इट गिव्स फॉस्जिन गैस, ये लिखना है आपको। SO2Cl2 फॉस्जिन गैस का ये फॉर्मूला होता है।
फॉस्जिन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे भी अंडरलाइन लगाना है। अगला पॉइंट अगेन लिखना है रिड्यूसिंग नेचर, थर्ड प्रॉपर्टी अगेन है रिड्यूसिंग नेचर, लिखेंगे इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, it can act as reducing agent and itself get converted to H2SO4. It can act as reducing agent and itself get converted to H2SO4 and it can reduce सभी बच्चे जरा सा देखें, ये रिएक्शन है, ठीक है। इट कैन रिड्यूस, पूरी लाइन रिपीट हो रही है, जरा यहाँ पे देख लो सभी बच्चे, इट कैन रिड्यूस, ये पूरी लाइन रिपीट हो रही है। जो रिएक्शन हमने डी ब्लॉक में करा, अभी पी ब्लॉक में भी जस्ट हम थोड़ी देर पहले किया था, तो ये बनता है Fe2+ प्लस क्या बनाएगा यहाँ पे H2SO4। ध्यान से देखेंगे तो रिएक्शन कॉपी हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा डी ब्लॉक के रिएक्शंस को यहाँ पे लिख रहा हूँ, Mn2+ में कन्वर्ट होगा। सी के बारे में अगर हम बात करें जरा सा देखो आप, तो एसिडिक मीडियम में जो Cl2O7 होता है, अगर आपको याद हो तो ये किस में कन्वर्ट होता है, Cr+3 में, Cr+3 में कन्वर्ट होता है। सभी बच्चों को जरा से याद होगा। अगर आपको याद हो तो IO3 निगेटिव जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, I2 में। IO3 निगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, I2 में, ठीक है। आपको याद हो तो H2O2 जो होगा कन्वर्ट होगा किस में, H2O में। तो ये D मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं। ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखना है जो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखना है इन गैस स्टेट। इसको ज़रा कॉपी कर लो जल्दी से, वेट कर रहा हूँ। एक बच्चा बोला सर ज़रा लिख लेने दीजिए। हो गया। अगला पॉइंट लिखना है इन गैस स्टेट it exists as planar, in gas state it exists as a planar SO3 molecule, लिखा आप लोगों ने, planar SO3 molecule। फिर लिखना फुल स्टॉप बाद, while it exists as a trimer in solid state, क्वेश्चन लिखना है थोड़ा आपको। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ S3O9, and how many SS bond are present, यहाँ लिखा पड़ा हुआ, and how many SS bond are present, ठीक है। how many SS bond are present लिखना है उसमें, थोड़ा सा आंसर में लिखेंगे S3O9 is a trimer of SO3, एंड स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है, जरा कॉपी करना है आपको। देख रहे हैं आप, ये इसका स्ट्रक्चर है। हाउ मेनी एसएस बॉन्ड, कितना होगा एसएस बॉन्ड की वैल्यू 0। सब में कौन सा बॉन्ड है, SOS। सब में कौन सा बॉन्ड है, SOS। देख सकते हैं आप, तो इसमें कितना होगा एसएस बॉन्ड की वैल्यू 0। ये जरा आपको कॉपी करना है। क्लियर हो गया? सभी बच्चे जरा से लिख लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। रफ कर रहा हूँ इसे। नेक्स्ट हमारी अगेन हेडिंग है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है। इसमें लिखना है आपको, जरा देखो क्या लिखना है। ग्रुप 16 के बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, Ase एंड सो ऑन। ग्रुप 16 का जब भी कहीं अस आएगा तो ध्यान रखना है +4 होगा, और इक जब भी आएगा तो +5 होगा। ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 15 और 17 के लिए क्या था, +3 +5। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जाम्पल जरा से देखो। चलो यहाँ देखो एग्जाम्पल, H2SO4, क्या नाम होता है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 2 + X,
2 कैसे पता चला, हाइड्रोजन का +1 इंटू 2 प्लस एक्स, सल्फर का -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, ऑक्सीजन का कितना है -2। तो यहाँ पे देखेंगे 2 प्लस एक्स -8 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी +6। आप देख सकते हो यहाँ पे इक आया हुआ है और इक के लिए यहाँ पे +6 है, इक के लिए कितना लिखा हुआ है +6। तो अस के लिए +4 और इक के लिए +6 यहाँ लिख लेंगे, अस के लिए +4 इक के लिए +6 लिख लेंगे। क्लियर हो गया। फिर लिखना है इसी में थोड़ा ये लिखने के बाद, जल्दी लिख लो, थोड़ा जल्दी से फटाफट करो, सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारा टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है अब टॉपिक। हो गया। लिखना है इसके बाद सल्फर फॉर्म 4 FOUR, सल्फर फॉर्म 4 एसिड या 4 सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड, 4 सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड, 4 सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड, 4 सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड। पहला लिखेंगे सल्फ्यूरस एसिड, पहला है सल्फ्यूरस एसिड। फर्स्ट लिखना है आपको अस एसिड, सॉरी वही बात है, सल्फ्यूरस ही था, जिसमें एग्जाम्पल है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 इसका फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो ये सल्फ्यूरस का है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, +2 + x -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 इंटू 2, डायरेक्ट मैंने 2 लिखा, तो 2 + x -6 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी +4। अस के लिए हमेशा देखिए +4 आएगा, अस के लिए हमेशा कितना आ रहा है +4 आ रहा है, अस के लिए हमेशा कितना आएगा +4 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, अपनी सब कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, ज़रा थोड़ा 2-3 लाइन आपको थोड़ा और समझना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोर्ड पे देखें सभी बच्चे, फिर थोड़ा आप लिखना शुरू करना, आप देखते रहो। पहले इसका नाम होता है कार्बोनिल, इसका नाम है कार्बोनिल। यहाँ देखें, कार्बोनिल में से किसी बच्चे ने ओ निकाल के सल्फर ऐड कर दिया, कार्बोनिल में से ओ निकाल के सल्फर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा CS, और बुक्स में इसका नाम होगा थायोकार्बोनिल। तो मुझे एक बात यहाँ से समझ में आ रहा है कि थायो वर्ड तब लगाएंगे जब ऑक्सीजन हटा के सल्फर ऐड करते हैं, ऑक्सीजन हटा के सल्फर ऐड करते हैं। जैसे इसका नाम है कार्बोनेट, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटाया और यहाँ सल्फर ऐड किया तो CS3 पे 2-, इसका नाम होगा थायोकार्बोनेट, इसका क्या होगा थायोकार्बोनेट। थायो वर्ड क्यों लगाया आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। इसी तरीके से H2SO3 जिसका नाम था सल्फ्यूरस, जिसका नाम है सल्फ्यूरस, इसमें से ऑक्सीजन हटा के सल्फर एक ऐड कर दो तो ये बना H2O3। यहाँ पे सभी बच्चे ज़रा ध्यान से देखें, ये बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ये देखिए S डबल बॉन्ड SOH, तो इसका नाम होगा थायोसल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड इसका नाम था, इसका नाम होगा थायोसल्फ्यूरस एसिड, आप देख लेना। ठीक है, थायोसल्फ्यूरस एसिड ये नाम होने वाला है। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने। थायोसल्फ्यूरस एसिड में लिखना है SS बॉन्ड आर प्रेजेंट, S और S देख लीजिए कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे SS बॉन्ड, तो लिखना है SS बॉन्ड आर प्रेजेंट, SS बॉन्ड आर प्रेजेंट। सभी बच्चे ज़रा यहाँ पे देखें, अगर आपको याद होगा कि 2H2SO3 अगर हम ले लेते हैं, यहाँ बोर्ड पे देखते चलिए, और इसमें से एक वाटर बाहर कर देते हैं, किसी एसिड में से 2 मोल लेके, कोई एसिड का 2 मोल लेके एक वाटर बाहर करते हैं तो उसका नाम बनता है पायरो। क्या नाम बनता है पायरो। और यहाँ क्या बचा H2H2O5, यहाँ देख लीजिए क्या बचा H2H2O5। ये कैसे पता चला पायरो होगा, 2 एसिड, पिछले क्लास में ग्रुप 15 में हमने पढ़ा है, ऑक्सी एसिड और फास्फोरस के पास 2 एसिड लेके उसमें से वाटर बाहर करते हैं तो नाम आता है पायरो। तो पहले लिखा पायरो, और इसका नाम क्या होगा सल्फ्यूरस एसिड। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरस से बना हुआ है ये, तो इसका नाम क्या होगा पायरोसल्फ्यूरस एसिड। जल्दी से कॉपी कर लें, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा प्रीवियस इसमें पूछा हुआ है, तो यहाँ जरा सा देखो मैं बना रहा हूँ, सभी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका है स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, पूछा हुआ है हाउ मेनी SS बॉन्ड आर प्रेजेंट। यहाँ से क्या क्वेश्चन है, SS बॉन्ड आर प्रेजेंट, तो लिखेंगे यस SS बॉन्ड आर प्रेजेंट, SS बॉन्ड आर प्रेजेंट। इसका मतलब SS बॉन्ड कहाँ होगा, आप समझ पा रहे होंगे, SS बॉन्ड पायरो में भी होगा, SS बॉन्ड यहाँ भी होगा, थायोसल्फ्यूरस में भी होगा। क्लियर हो पा रहा होगा। जल्दी से ज़रा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे इसका।
इसकी बाद अगली हेडिंग लिखेंगे, ये हमारा था पहला कौन सा, अस। सेकंड लिखेंगे बी, बी लिखेंगे इक एसिड, IC इक। बी हमारा क्या है, यहाँ पे देखते चलें, बी क्या है हमारा, इक एसिड सीरीज लिखेंगे इसमें। इक एसिड में देखो, इक एसिड का एग्जांपल सभी बच्चे देखें, पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये बनाएंगे जल्दी से जरा H2SO4, ठीक है। लिखना इसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़ा। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन H2SO4। क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन H2SO4, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन H2SO4, जरा सा जल्दी जल्दी लिखेंगे। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन H2SO4, लिखना आंसर में 0, लिखना है 0। देखें ये 0 कैसे आया, जरा एक बार समझाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे देखना है एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें, ये जो H2SO4 है ना, पुराने ज़माने के जो बुक्स थे उसमें ऐसे बनाया हुआ करते थे, पुराने ज़माने के जो बुक्स थे उसमें ऐसे बनाया करते थे, और आंसर आया करता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वैल्यू जो थी वो 2 थी। कौन कौन सा है, एक ये और एक ये। शुरू में कितना आया करता था, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन गलत है। अब आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सल्फ़र की मैक्सिमम कैलिबर जो होती है 6 बॉन्ड बनाने की है। क्यों है सर, क्योंकि सल्फ़र की वैलेंसी होती है 6, सल्फ़र की वैलेंसी कितनी है 6, तो 6 बॉन्ड बना सकता है, जिसकी मैक्सिमम को वैलेंसी का मतलब होगा कितना बॉन्ड बनाने की कैलिबर रखता है। सल्फ़र कितना बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बनाने की वजह से सल्फ़र के बारे में मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि सल्फ़र जो है 6 बॉन्ड बना पाएगा, इसलिए इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना होगा, 0। तो आपको ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो पा रहा होगा, आपने लिख लिया होगा, ये सारे रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा एक लाइन और देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने H2SO4 में से, जरा यहाँ देखें, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक, थोड़ा देखते चलना है आपको, और इसमें से एक ऑक्सीजन बाहर कर दिया, एक सल्फर ऐड कर दिया, तो क्या बना, H2H2O3, तो इसका नाम क्या होगा, थायोसल्फ्यूरस। क्या नाम है, थायोसल्फ्यूरस एसिड। यहाँ देखें जरा साहब, JEE 2013 का क्वेश्चन देखें, JEE 2013 का क्वेश्चन देखें, सभी बच्चे देखें, लिखा क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ये क्वेश्चन है, कैसे बनता होगा। यहाँ देखें, आपको याद होगा पिछले क्लास में से, अस में से H+ बाहर करेंगे तो आइट बनता है, क्या बनता है, आइट, और एक में से बाहर करते हैं तो क्या बनता है, 8। ये शॉर्टकट पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। तो वहाँ क्या बनाना है, देख लें, यहाँ पे 8 बनाना है। क्या बनाना है यहाँ पे, 8 कब बनेगा, जब क्या होगा, 8 कब बनेगा, जरा से देखो, आप लिखा हुआ है, ये सॉरी थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है सर, थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। कैसे पता चला ये थायोसल्फ्यूरिक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक से बना हुआ है। 8 कब बनेगा, जब इक से बाहर निकलेगा, इक का मतलब ये हो गया, तो वहाँ पर लिखा हुआ है थायोसल्फेट लिखा हुआ है, थायोसल्फेट का मतलब थायोसल्फ्यूरिक लाना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे लेकर आएंगे, सभी बच्चे देखो, H2H2O3 लेकर आएंगे, और इसमें से 2 H को बाहर कर देंगे। जब दोनों H बाहर होगा तो बनेगा H2O3, तो इसका नाम होगा थायोसल्फेट। इसका क्या नाम है, थायोसल्फेट। यहाँ देखते चलो, अब थायोसल्फेट में हम क्या करेंगे, सोडियम लेकर आएंगे। कितना सोडियम चाहिए, 2Na, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2H2O3। करेक्ट आंसर ये, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। कैसे पता चला आंसर, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, एक में से 8 बनेगा, नाम से पढ़ के पता चल रहा है, एक से क्या बनाना है, 8 बनाना है, तो 8 बनाएंगे, लेकिन नाम क्या लिखा है, थायोसल्फेट, तो हमें थायोइक चाहिए। क्लियर हो पा रहा होगा, सभी बच्चे ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से। एक क्वेश्चन जरा लिखें जल्दी से, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, एंड हाउ मेनी SS बॉन्ड आर प्रेजेंट, एंड हाउ मेनी SS बॉन्ड आर प्रेजेंट, and how many SS bond are present, and how many SS bond are present। रफ कर रहा हूँ इधर, पायरो बनाना है, पायरो बनाने का फॉर्मूला जल्दी से नोट्स में देखिए, लिखा हुआ है कि जिसका भी पायरो बनाना है वो दो मॉलिक्यूल लेना है। कितना लेना है, 2 मॉलिक्यूल।
तो हम क्या करेंगे, पायरो किसका बनाना है अपने आप देख लीजिए, H2SO4 का बनाना है। तो H2SO4 कितना बार लेना चाहिए, 2 बार। इसमें से क्या बाहर करना है, वाटर। कैसे पता चला, नोट्स को रिकॉल करेंगे। तो यहाँ बनेगा H2 जरा से देख लें आप, H2O7 क्या बनेगा, H2O7 जरा से देखें, इसी का नाम क्या होगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सर आपको कैसे पता चला, ईक लेना है क्योंकि ईक यहाँ लिखा हुआ है। इसी का नाम आज से एक और ध्यान रखना है, ओलियम है। इसी का क्या नाम है, ओलियम। इसका जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो स्ट्रक्चर जरा से देखें, ये OH तो यहाँ पे ही है, और देखें आप ये ऐसा बन गया। कैसे बना स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिया है, कैसे बना होगा। यहाँ आप देख लो, ये OH यहाँ पे देखो H2SO4 का मतलब ये हुआ, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ये हो गया 2H, यहाँ पे इस तरीके का लिख लो, और यहाँ पे OH इसी तरीके से, एक इस तरीके से OH डबल बॉन्ड और OH। तो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया होगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया होगा, तो ये बन जाएगा। क्लियर हो गया। हाउ मेनी SS बॉन्ड आर प्रेजेंट, 0। SS बॉन्ड इसमें कितना है, 0। कौन सा बॉन्ड है, SOS बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है इसमें, SOS। ये देखो कौन सा बॉन्ड है इसमें, SOS। क्लियर हो पा रहा है, जल्दी से ज़रा इसे कॉपी करेंगे। SOS बॉन्ड आर प्रेजेंट, SOS बॉन्ड आर प्रेजेंट। क्लियर हो गया, समझ जाएंगे, ठीक है। थर्ड एसिड की ओर जरा चलते हैं। थर्ड एसिड का नाम है, मतलब पहला था अस, दूसरा एक C लिखेंगे, पेरोक्सी एसिड। पेरोक्सी एसिड, ठीक है, पेरोक्सी एसिड लिखना है आपको। इन पेरोक्सी एसिड पेरोक्सी लिंकेज आर प्रेजेंट। इन पेरोक्सी एसिड पेरोक्सी लिंकेज आर प्रेजेंट। पेरोक्सी लिंकेज आर प्रेजेंट। पेरोक्सी लिंकेज इसे बोलते हैं, O2 पे 2- देखें ये है, इसको बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। सभी बच्चे जरा से देख लें आप, इसको इस तरह लिखा होगा कई बुक्स में, इस तरीके से लिखा होगा। ये सब पेरोक्सी लिंकेज है, सब पे 2- है, पेरोक्सी लिंकेज है। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका नाम है H2SO5। देखें जरा, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, ये 2 कंपाउंड आपको याद रखना है। जो ये कंपाउंड लिख रहा हूँ आपको ये याद रखना है। H2SO5 का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा ऐसा। देखें यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज है। कौन सा लिंकेज है ये, पेरोक्सी लिंकेज। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आएगा कि इनमें कौन सा लिंकेज है, तो पेरोक्सी लिंकेज है। दूसरा क्वेश्चन जरा से देख लो, इसी का नाम पूछेगा, तो इसका नाम एक और है जिसका नाम है कैरो एसिड। मेडिकल में ये बहुत बार पूछा हुआ है नाम इसका। इसका नाम पूछेगा कि इसका नाम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेरोक्सी लिंकेज के ऊपर लिखेंगे, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला नाम इसका पूछेगा कैरो एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, जरा से देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, सल्फर का। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे आएंगे जल्दीबाजी में यहाँ निकालेंगे। +2 आप सर बार बार क्यों लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस x, ऑक्सीजन का -2 × 5 = 0। x यहाँ पर देख लें, यहाँ पर लिख देता हूँ +2 + x -10 = 0। x = बच्चे को लगेगा 8 गलत है। क्यों गलत है, जरा यहाँ देखो, सल्फर का अभी हमने थोड़ा सा पहले बात किया था कि सल्फर का ऑक्सी एसिड अस में कितना होता है, +4, और इक में कितना होता है, +6। सल्फर का कितना होगा, +6 मैक्सिमम है। सल्फर का क्या होता है, +6 क्या है, मैक्सिमम है। जब +6 मैक्सिमम है तो यहाँ पे 8 आ नहीं सकता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे, +6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जब से मेथड देखो कैसे निकाला है, -2 यहाँ पे पेरोक्सी में -1 लेते हैं, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। आप देखेंगे यहाँ +6 आएगा। सर कैसे पता चला 6 होगा, ऑक्सीजन के लिए -2, यहाँ पे -1। क्यों -1, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक है जो +1 है। इसका 2 माइनस है, लेकिन एक हाइड्रोजन ने बैलेंस कर दिया है। यहाँ पे -1 है, क्लियर हुआ। पेरोक्सी लिंकेज में -1 लेते हैं, रूल है। ऊपर में भी -2 लिखेंगे तो कितना आएगा, +6 आएगा। एक तो मेथड ये है। दूसरा, इस कंपाउंड का नाम है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड आप देख सकते हैं ईक आ रहा है, और ईक जब भी आएगा तो कितना होगा, +6। ईक जब भी आएगा तो क्या होगा, +6। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखना है। जो मैं लिख रहा हूँ गलत है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है, ये भी लिखना है। दूसरा है H2O8। इसका नाम भी सब थोड़ा हमें याद रखना है। इसका नाम है पेरोक्सी
डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम है इसका, पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ज़रा ड्रॉ करेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है, देखते चलें ज़रा सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे यहाँ देखें। ये हो गया OH। दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा +6, ध्यान रखना है, दोनों का कितना होगा +6। बच्चा जल्दीबाजी में निकालेगा तो देखो यहाँ पे देखो +1 × 2 + 2x - 2 × 8 = 0, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे 2 + 2x - 16 = 0, 2x - 14 = 0, x = बच्चे को दिखाई देगा +7, लेकिन गलत है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7। एक तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसका नाम पूछेगा, इसका नाम है मार्शल एसिड। बोर्ड में, जेई में, नीट में क्वेश्चन इनसे कंटिन्यू आए हुए हैं, 10 सालों में 5-6 बार रिपीट है, इसको ज़रा अच्छे से आप देख लेना। बोर्ड में, जेई में, नीट में 10 सालों में आप देखेंगे तो कंटिन्यू इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ज़रा अच्छे से आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नोट कर लेंगे इसे। बोर्ड में, जेई में, नीट में 10 सालों के ट्रेंड में इससे कंटिन्यू क्वेश्चन है, ज़रा इनको अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, हमने कर लिया, मतलब पेरोक्सी लिंकेज वाला कर लिया। फोर्थ यानी डी लिखना है, डी थायो एसिड सीरीज, थायो एसिड सीरीज, थायो एसिड सीरीज। पहला क्या था अस, दूसरा क्या है इक, तीसरा क्या है पेरोक्सी, और चौथा है थायो एसिड सीरीज। रफ कर रहा हूँ इधर, ठीक है, लिखना है इसमें इट्स जनरल फॉर्मूला, लिखना इट्स जनरल फॉर्मूला, इट्स जनरल फॉर्मूला। जरा देखो क्या है इसका जनरल फॉर्मूला, सभी बच्चे देखें, H2SN+2O6, ठीक है। हियर n = 0 to 12, हियर n = 0 to 12, ठीक है। लिखना इसके बाद सेकंड पॉइंट, ये लिखने के बाद इन थायो एसिड सीरीज, इन थायो एसिड सीरीज, इन थायो एसिड सीरीज लिखा आप लोगों ने, SS बॉन्ड आर प्रेजेंट, SS बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ऑल सीरीज, इन ऑल एग्जाम्पल लिखना, इन ऑल एग्जाम्पल, इन ऑल एग्जाम्पल। इस फॉर्मूले में 0 रख देते हैं एक बार, देखो n = 0 रखेंगे, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें यहाँ पे। तो जैसे रखेंगे 0, सभी बच्चे देखें, तो यहाँ बनेगा H2SO6, ठीक है। 0 रखने पे ये बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सभी बच्चे देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका नाम है डाईथायोनिक एसिड, इसका नाम है डाईथायोनिक एसिड। जल्दी से ज़रा कॉपी करना है, इसका नाम है डाईथायोनिक एसिड। n = 1 ले लेते हैं तो H2S3O6, क्लियर हुआ। स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखते चलो तुम लोग। इसका नाम है ट्राईथायोनिक एसिड, n = 2 रख देंगे, H2S4O6, H2S4O6। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया 4 सल्फर, ये देखते चलें आप। इसका नाम होगा टेट्राथायोनिक एसिड, क्योंकि 4 सल्फर हैं तो क्या लिखेंगे हम, टेट्राथायोनिक एसिड। 0 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 0 वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सल्फर है ट्राईथायोनिक एसिड, 4 सल्फर है टेट्राथायोनिक एसिड। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे ज़रा से एक बार मुझे यस मैसेज ड्रॉप करेंगे अगर यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो पाया हो तो, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो पाया हो तो ज़रा जल्दी से मुझे यस मैसेज ड्रॉप करेंगे, जल्दी से ज़रा मुझे यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है होमवर्क, एक क्वेश्चन होमवर्क है, लिखना है आपको, या होमवर्क उसको कल करेंगे। क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा, आज थोड़ा टाइम कम है। तो अपन लोग थोड़ा सा H2SO4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, 1-2-3 क्वेश्चन थोड़ा मुझे करवाना है, वो सब 11th का बॉन्डिंग का है, लेकिन हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे जो कायदे से 11th के बॉन्डिंग का है, लेकिन यहाँ पे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड में आते रहता है तो बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए इसको हम करेंगे। लिखना है आपको हेडिंग, अगली हमारी हेडिंग है सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड, आज की क्लास की लास्ट स्टडी है, ठीक है, कल क्वेश्चन करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ लिखेंगे H2SO4, H2SO4, इसमें लिखना है आपको थोड़ा। पहला पॉइंट लिखेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर लिखेंगे इट इज़ ईजिली सॉल्युबल इन, इट इज़ ईजिली सॉल्युबल इन इट इज़ ईजिली सॉल्युबल इन, ठीक है, लिखा आप लोगों ने, इट इज़ ईजिली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फुल स्टॉप। फिर लिखना है पैराग्राफ जरा चेंज करके, इट डिजॉल्व इन वाटर, इट डिजॉल्व इन वाटर with liberation of heat, with liberation of heat, that is exothermic dissociation, exothermic dissociation, exothermic dissociation। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखना है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड, ये लिखना है वहाँ पे। आप जानते हो ये लाइन कहाँ से लिया हमने, आयनिक इक्विलिब्रियम से लिया है। आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, पिछले साल में पढ़ा होगा, मेरे यहाँ पढ़ा है तो 100% ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, ये लिखना है आपको, इट इज़ स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड। क्लियर हो गया, आपने लिख दिया। अगला पॉइंट लिखना है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अगला पॉइंट लिखना है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब अगली प्रॉपर्टी में लिखना है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। लिखेंगे H2SO4 कैन एक्ट एज, H2SO4 कैन एक्ट एज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, moderately strong oxidizing agent, moderately strong oxidizing agent, and it oxidize, and it oxidize, first point लिखेंगे metal to metal sulfate, metal to metal sulfate, metal to metal sulfate। सभी बच्चे ज़रा सही रिएक्शन लिखना है आपको, metal to metal sulfate। आप समझ पा रहे हैं ना ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, ये रिएक्शन मुझे कैसे पता चला होगा, सिंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सारे हाइड्रोजन के ये देख सकते हैं आप, ये रिएक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि ECS इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ECS इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कार्बन टू CO2, जरा यहाँ देखें, कार्बन टू CO2, तो यहाँ पे H2SO4 लेंगे, कैसा लेंगे, कंसनट्रेटेड लेंगे, तो रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CO2, जरा देखना यहाँ पे CO2 प्लस लिख देते हैं SO2 प्लस वाटर, प्लस SO2 प्लस वाटर। क्लियर हो गया, कॉपी कर लेंगे इसको, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दिया हमने, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से थर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ I-2 I2 बनेगा, फोर्थ एक लिख देता हूँ Br निगेटिव से Br2 बनेगा, I नेगेटिव से I2 बनेगा, Br नेगेटिव से Br2 बनेगा। इन दोनों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोई ले लेता हूँ, जो आप बोलोगे, इन दोनों को समझाने के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने Br का ले लिया, चलो ये देखो KBr प्लस H2SO4, आप KBr लिखो या Br निगेटिव लिखो, बोथ आर द सेम। क्लियर हो पा रहा होगा। तो यहाँ जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ क्या बनने वाला है K2SO4 जरा सा प्लीज़ यहाँ पे देख लें, प्लस यहाँ क्या बनने वाला है SO2, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, SO2 प्लस Br2 प्लस वाटर, ये ज़रा कॉपी कर लेंगे, प्लस Br2 प्लस वाटर। ठीक है, ठीक है, कॉपी हो गया। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, इतना अपन लोग रहने देते हैं। कल हम लोग थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने ग्रुप 16 भी पूरा पढ़ा दिया, ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ा 2-4 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ क्लास 11th के बॉन्डिंग से मैं कर लेना चाहिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन वहाँ से हर साल आ रहा है ग्रुप 16 में, तो हम उसको ज़रा से कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।